हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 26 जनवरी 2022। तो द हिंदू एडिटोरियल, सारे एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हम लोग। देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से एडिटोरियल हैं। पहला है फॉर अ सिविक सॉलिडरिटी, यानी कि नागरिक एकजुटता के लिए। दूसरा हमारा है बुर्किना फासो में जो हो रहा है, तख्ता पलट हो गया, आपको पता ही है। राष्ट्रपति कोबर को हटा दिया गया और सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है शासन में। फिर आज हमारा 2 आर्टिकल हैं रिपब्लिक डे से रिलेटेड, इनको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम चकमा हेजोंग कम्युनिटी की बात की गई है, बुर्किना फासो की बात की गई है, जो कि हमारे इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और फिर डोमेस्टिक क्राइसिस क्या चल रहे हैं इंडिया में, वो भी आपको देखने चाहिए। पहला आर्टिकल है फॉर अ सिविक सॉलिडरिटी ऑन सिटीजनशिप फॉर द चकमा हेजोंग पीपल, नागरिक एकजुटता के लिए। क्योंकि अभी तक चकमा हेजोंग जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में इस समय रह रहे हैं, उनकी नागरिकता पर कोई विचार नहीं किया गया है। चकमा, आप याद रखिएगा, ये एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और हेजोंग एक हिंदू कम्युनिटी है। कैसे आए, कब आए, वो सब हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिए, चकमा हेजोंग पीपल, अब इनको एक सिटीजनशिप नागरिकता चाहिए, ना कि रेशियल प्रोफाइलिंग, मतलब रेशियल जातीय प्रोफाइलिंग की जाति सूचक शब्दों से यूज़ किया है। ये चकमा हेजोंग कम्युनिटी है, शरणार्थी के तौर पर आई है, ऐसी प्रोफाइलिंग नहीं चाहिए उनको। अब उनको नागरिकता चाहिए इस देश की। एनएचआरसी ने सही किया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से उसने कहा कि प्लीज़ आप वो एक्शन सबमिट करिए जो कि रेशियल प्रोफाइलिंग के अगेंस्ट लिए गए हैं। और उसके अलावा चकमा हेजोंग कम्युनिटी के रीलोकेशन से रिलेटेड एक्शन आपने क्या क्या लिए हैं, प्लीज़ आप उससे रिलेटेड जो है रिपोर्ट फाइल करिए। तो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगर इसका नाम आया तो आपको पता होना चाहिए क्या है। पहले तो आप ये देख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस आया हमारा 18 सितंबर 1993, बाद में इसको एक्ट बना दिया गया 1993 में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। इसी के तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्थापित किया गया। पहले इसके जो अध्यक्ष होते थे सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते थे, वर्तमान में हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो एक तरह से हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसने कहा किससे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, उसके अलावा जो हमारी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, कि भैया आपने एक्शन क्या लिए हैं चकमा हेजोंग कम्युनिटी के रीलोकेशन से, साथ ही साथ इनकी जो रेशियल प्रोफाइलिंग की जा रही है, इन पे आपने एक्शन क्या लिए हैं, ये बताइए आप। तो यहाँ पर उसके बाद इन्होंने बात की है चकमा हेजोंग कम्युनिटी कब आई देश में, ये कब आई देखिए आप। 1960 में, 1960 में कर्णफुली रिवर पर कप्ताई डैम बन रहा था। कप्ताई डैम से क्या हुआ कि जब फ्लड आने लगा वहाँ पर, तो ये लोग मिजोरम के आसपास रहते थे, ठीक है, चिट्टागोंग हिल्स के आसपास, ये वहाँ से विस्थापित हो गए, ठीक है, और ये आके बस गए अरुणाचल प्रदेश में। आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पर चिट्टागोंग हिल एरिया में डैम बनाने लगा बांग्लादेश, तो यहाँ से ये फ्लड में इनके घर बह गए। तो ये चकमा हेजोंग कम्युनिटी कहाँ आ गई, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ आई, देखिए, साउथ अरुणाचल प्रदेश में या फिर साउथ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में ये कम्युनिटी आके रहने लगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कई सारे रिलीफ कैंप हैं जहाँ पर ये कम्युनिटी रह रही है। तब से, जब से इनके घरों में बाढ़ का पानी घुसा है, तब से ये लोग अरुणाचल प्रदेश में आ गए हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि भैया चकमा हेजोंग कम्युनिटी को सिटीजनशिप देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उससे पहले 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि चकमा हेजोंग कम्युनिटी, जो कि इस राज्य में रह रही है अरुणाचल प्रदेश में, राज्य यानी इंडिया की ड्यूटी है कि उनकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसको क्या करें, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर किया है या फिर प्रोटेक्ट किया है राज्य के द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो चकमा हेजोंग कम्युनिटी पर सुप्रीम कोर्ट जो 1996 में 2015 में अपने जजमेंट दे चुका है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इन लाइट ऑफ दिस ऑर्डर्स, अगर ये जो ऑर्डर्स दिए गए हैं 2015-1996 के, कि चकमा हेजोंग कम्युनिटी को जो है सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, उसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, अगस्त 2021 में कहा कि जो चकमा हेजोंग कम्युनिटी है, इनको रीलोकेट किया जाएगा आउटसाइड ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के बाहर, ताकि इनका सेंसस कंडक्ट किया जा सके। ये काफ़ी अजीब सा, अतार्किक है, अनवारंटेड मतलब अनुचित है। क्यों भाई, मतलब ये क्या बहाना है, आप उनका सेंसस करने के लिए राज्य से बाहर ले जाएंगे फिर राज्य के अंदर ले जाएंगे। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उनको अच्छे से पता है
कि एक बार ये लोग बाहर चले गए तो वापस आने देने में फिर आंदोलन रहेगा, 50 नाटक रहेंगे, तो एक तरह से किसी तरह से इनको बाहर निकाला जाए चकमा हेजोंग कम्युनिटी को। याद रखिएगा, चकमा है बुद्धिस्ट, हेजोंग है हिंदू। तो सो कॉल्ड स्टेट ड्रिवेन सेंसस, जो ये कहा गया है कि सेंसस होने वाला है, ये एक तरह से रेशियल प्रोफाइलिंग को ही जन्म देता है इन कम्युनिटीज़ की। और साथ ही साथ ये ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन जो मांग कर रहे हैं स्थानीय प्रजाति की, यानी कि जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, नेटिव हैं, उनको ही अरुणाचल प्रदेश में रहने दिया है। साथ ही साथ ये ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन एंटागोनिस्टिक टाइप के हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है? विरोधी, इस बात के विरोधी हैं कि कोई बाहरी आदमी जो है अरुणाचल प्रदेश में रहना चाहिए। तो पेमा खांडू का ये एक्शन कि चकमा हेजोंग कम्युनिटी बाहर आ जाए फिर उनका सेंसस किया जाए, तो ये बात दिखाता है कि वो किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी चीज़ ने हेल्प नहीं की है इन इश्यूज़ की। इवन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम जो किरण रिजिजू हैं, इन्होंने भी इनकी रिलोकेशन के बारे में बात की। ये चीज़ें जो है सही नहीं है और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए, इससे जो है क्राइसिस आ सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, हालांकि ये कठिन है लेकिन ये असंभव भी नहीं है किसी भी राज्य सरकार के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे रह रही हैं उनके इंटरेस्ट को बाईपास करें। क्योंकि एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को नुकसान होगा अगर चकमा हेजोंग को मान्यता दे दी जाती है। तो ये ये जो है लेजिटिमेटली सेटल्ड किए गए हैं, रिफ्यूजी हैं। और प्रोगनी मतलब क्या होता है? उनके वंशज भी यहीं रहे हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हितों को साधने के लिए वैध तरीके से सेटल किए गए, यानी लेजिटिमेटली सेटल किए गए जो आपके ये रिफ्यूजी हैं, इनको आप बाहर तो नहीं कर सकते क्योंकि इनको शरण आपने दी थी, ये आपसे कहने नहीं आए थे, तब जाके अरुणाचल प्रदेश में चे। हमारे संविधान में स्पेशल राइट गारंटीड है इन स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके हैबिटेट, इवन उनकी लाइवलीहुड से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन कई बार इनका गलत व्याख्यान किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं ट्राइबल नेटिविज्म के नाम पर कि ट्राइबल कम्युनिटी को नुकसान होगा इसीलिए हम किसी और जनजातीय समूह को वहाँ पर नहीं रख सकते। क्या मोदी गवर्नमेंट ऐसा कहती है? नहीं, मतलब करती है, नहीं करती ना। तो फिर आज ये बहाना क्यों ढूंढना कि वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी को नुकसान होगा अगर चकमा हेजोंग कम्युनिटी को नागरिकता दे देते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये वो मांगा है कि भाई क्या प्रोसेस हुई है। बाकी ट्राइबल नेटिविज्म को आप एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और फैनिंग हैट्रेड, नफरत को फैला रहे हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है। क्योंकि चकमा हेजोंग अरुणाचल प्रदेश में रह रही हैं और मिजोरम से इन्होंने ट्रेवल करके अरुणाचल प्रदेश गई हैं जब वहाँ पर डैम बन रहा था, कप्ताई डैम, ठीक, कर्णफुली रिवर पर। तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल फोर्सेस, जो राजनीतिक बल है, वो इस बात में खुद को सीमित कर चुका है कि एथनिक फिशर्स बनाना है। एथनिक मतलब सजातीय दरारें डालनी है लोगों के बीच में कि ये हमारी एथनिसिटी का है, इस धर्म का है। तो पॉलिटिक्स किस बात पे होती है इंडिया में? ये धर्म का है, ये राज्य का है, ये इस स्थान का है। तो एथनिक फिशर्स बन चुकी हैं और पावर और सस्टेनेंस, यानी कि बड़े लंबे समय तक अगर आपको पावर में बने रहना है या फिर अपने अस्तित्व को बनाए रहना है तो आप दरारें डाल दीजिए एथनिसिटी के नाम पे। अपरूटिंग कम्युनिटीज़ दैट फ्लेड देयर होमलैंड, इन कम्युनिटीज़ का उन्मूलन करना जिन्होंने अपना घर खो दिया बाढ़ के दौरान, अंडर ड्यूरेस एंड हैव सिंस बीन सेटल्ड इन देयर अडॉप्टेड एरियाज। ड्यूरेस मतलब क्या होता है? ठीक है, ड्यूरेस का मतलब होता है अवरोध। जब उनको दिक्कत आई, उन्होंने अपना घर खो दिया बाढ़ के दौरान, अब उन कम्युनिटी का आप उन्मूलन कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये इंडिया में जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है इसको प्रमोट करते हैं और उनके राइट्स का वायलेशन होना ये ऐतिहासिक रूप से ही रॉन्ग रहा है हमेशा और फिर से होगा। स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज़ एंड चकमा हेजोंग कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनमें एक डायलॉग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2015 में, ठीक है, उसको पालन किया जाना चाहिए, जैसा कि अभी ईटानगर नहीं कर रहा है। ईटानगर कह रहा है सेंसस करवाओ भैया, इनको बाहर लेके आओ, ठीक है। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो डायरेक्टिव है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से जो एक्शन है राज्य सरकार द्वारा लिए गए हैं इनको वापस करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है एक भय बैठ गया है इन कम्युनिटीज़ के बीच में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है बुर्किना फासो में क्या हुआ है? तख्ता पलट हो गया है, मिलिट्री कू हो गया। कू मतलब तख्ता पलट।
जुनताज या फिर जनताज कहते हैं इनको, सेना की बात की जाती है जब मिलिट्री शासन की, तो जनताज कहा जाता है। ऐसी सेना जो अपना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यानी राजनीतिक तर्क खो चुकी है, राजनीति से उसको कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, उसकी वजह से वेस्ट अफ्रीका में हमेशा क्राइसिस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में आपको पता है कई सारी कंट्रीज इस समय कू का सामना कर रही हैं, और ऐसी सेना जिस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, अगर वो कू करके सत्ता में आ भी जाती है तो सिचुएशन और ख़राब कर रही है, ऐसा कहना है राइटर का। बुर्किना फासो, कभी ये जाना जाता था मोस्ट स्टेबल कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, कभी ये इस बात के लिए जाना जाता था कि वेस्टर्न अफ्रीका में सबसे स्टेबल कंट्री है, जब तक कि यहाँ पर जिहादियों का वायलेंस शुरू नहीं हुआ 2015 में। मंडे सोमवार को यहाँ पर सैन्य तख्तापलट हुआ। जो क्रांतिकारी सिपाही थे उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, यानी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका, जिसके प्रेसिडेंट थे आपके कोबर। ठीक है, इसकी वजह से जो बुर्किना फासो है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो गई है। तो बुर्किना फासो हमें मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, ये है बुर्किना फासो। यहाँ पर क्या हो गया है, सैन्य तख्तापलट, मिलिट्री ने बुर्किना फासो पर कब्जा कर लिया है। वेस्ट अफ्रीका का ये पहला कंट्री नहीं है, इससे पहले गिनी में, माली में, चाड में, सूडान में भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो इस समय अफ्रीका बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है, वहाँ पर कभी भी तख्तापलट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो सर्टेन नहीं है अफ्रीका में चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग मिस्टर कोबोर, इनको 2015 में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुना गया था, लेकिन उसी समय से सहल रीजन में क्या हो रहा था, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी गुट जो है पनप रहे थे। तो सहल रीजन उसी समय से शांत नहीं रहा। सहल रीजन कहाँ है, सहल रीजन आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। ये है सहल रीजन, यहाँ पर है बुर्किना फासो। तो कोबरे 2015 में क्या बने, राष्ट्रपति बने, और सहल रीजन उसी समय से चर्चा में है। यहाँ पर ये आतंकवादी गुट पनप रहे थे। तो ये जो कोबरे थे, कोबरा कहते हैं क्या इनको, गलत हो जाएगा ना, जो कोबर थे या कोबरे थे जो भी थे, उन्होंने बुर्किना फासो में सत्ता संभाली और इधर से आतंकवादी गुट जो है अटैक कर रहे थे, तो सत्ता उनसे संभाल नहीं पाई। तो तब से ही हमारा जो अफ्रीका में बुर्किना फासो है इनस्टेबिलिटी में चला गया। लगभग 2000 लोग जो है मार दिए गए और 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग डिस्प्लेस हुए सिर्फ 22 मिलियन वाली कंट्री में। तो मिलिट्री ने क्या किया, कोबर गवर्नमेंट को जो है उखाड़ फेंका और इसका जो सिविलियंस हैं उनको भी इसका सपोर्ट मिल गया। बुर्किना फासो में दिक्कत ये भी रही कि कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया, इसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। ठीक है, और लोग जो है और परेशान हो गए, माइजरी मतलब परेशान, और ज़्यादा परेशान हो गए इन परिस्थितियों के कारण। तो एक तरह से उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया, किसको, कू के लिए सपोर्ट किया। ठीक है, तो एक अपराइजिंग जो बुर्किना फासो की कैपिटल है ouagadougou, वहाँ की गलियों में ये देखा गया कि जो सोल्जर्स थे वो जल्दी ही राष्ट्रपति के भवन पर कब्जा करने वाले थे, लेकिन पब्लिक द्वारा भी उसको सपोर्ट किया गया। तो पश्चिमी अफ्रीका में ये कोई नया नहीं है। सितंबर 2021 में गिनी में हुआ, फिर माली में हुआ मई 2021 में, चाड में अप्रैल में क्या हुआ, प्रेसिडेंट की हत्या ही कर दी गई, चाड रिपब्लिक। ठीक है, सूडान में क्या हुआ, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया मिलिट्री और चुनी हुई सरकार के बीच में। तो ये सारी कंट्रीज आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये यहाँ पे मैप दिया है। ठीक है, ये कंट्री देख लीजिए, तो गिनी में हुआ, माली में हुआ, चाड में हुआ और इधर है सूडान, वहाँ पर ये सारे आपके कू हो चुके हैं। तो ये अपने आप में ही चिंता का विषय है कि वेस्ट अफ्रीका इस समय कई सारे कू यानी कि मिलिट्री तख्तापलट से गुजर रहा है। ऐसे में वहाँ पर पावर जो है, स्टेबिलिटी, ये सब इंश्योर करना जो है मुश्किल होगा आने वाले समय में। ठीक है, जितने भी मिलिट्री लीडर्स हैं इन्होंने इलेक्शन को प्रॉमिस किया था, लेकिन जैसे ही पावर में आए इन्होंने मजबूत करना चाहा खुद को, बजाय कि क्राइसिस को रिसॉल्व करने के लिए। तो बुर्किना फासो की स्टोरी भी जो है डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर कू को स्टार्टिंग में जनता द्वारा सपोर्ट किया गया है, यानी जो कैपिटल है ouagadougou, वहाँ की गलियों में इसको सपोर्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक थी वो जिहादिस्ट वायलेंस यानी आतंकवादियों के अत्याचारों से परेशान थी और वो चाहती थी कोबरे गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना। तो बुर्किना फासो में जो ये तख्तापलट उसको हुआ है उसको पब्लिक ने भी सपोर्ट किया है।
बट दिस सपोर्ट कुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन जो ये सपोर्ट किया गया है ये कुछ समय के लिए ही रह सकता है, बिकॉज जो जनता है यानी सरकार, सॉरी जनता है जो आपकी वो है सेना, ये पावर हंग्री है, इसको शक्ति की भूख है, सत्ता की भूख है, और ज़रूरी नहीं ये टेररिस्ट मशीनरी से जो है निपट पाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो जो सरकार को उखाड़ फेंका है आपकी सेना ने, उसको सपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो मेरे ख्याल से ये कुछ समय के लिए ही रहने वाला, मेरे ख्याल से क्या राइटर का ये कहना है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी जब जनता यानी सरकार जो है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लैक में, कमी में आती है, तो वो सिचुएशन को और वर्स कर देती है। यानी सेना जब भी ऐसा होता है कि आधिपत्य कर लेती है किसी देश पर और पॉलिटिकल सपोर्ट उसको नहीं होता है, तो सिचुएशन वहाँ पे और ज़्यादा खराब हो जाती है।